गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। बताएंगे सभी कैसे हैं, अच्छे हैं, बुले भले हैं, बुरे हैं, जैसे भी हैं, भले हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, मेरे स्टूडेंट है। चलो बताएंगे सभी कैसे हैं मेरे भाई, अच्छे हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करें मेरे भाई आज की क्लास। हाँ गुरुजी स्टार्ट करो। बताएंगे सभी, कोई दिक्कत है, कोई समस्या, किसी को कोई चीज की दिक्कत, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बताएंगे। बताएंगे सभी मेरे भाई, जल्दी बताएंगे, बताएंगे जल्दी। बताएंगे सभी। हाँ मेरे भाई, बताएंगे सभी। चलो बताएंगे सभी, आवाज आ रही है सभी को क्लियर? चलो स्टार्ट करें मेरे भाई, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें मेरे भाई, बताएंगे। हाँ गुरुजी स्टार्ट करो। ठीक है मेरे भाई, देखो कल हमने बात की थी कि किस तरीके से हमारा पोषण हो रहा था, किस तरीके से हमको एनर्जी मिल रही थी, और किस तरीके से वो एनर्जी किस रूप में मतलब जो पेड़ पौधे थे उनमें स्टोरेज के रूप में, और हमारे अंदर कैसे हो रही थी, हमारे अंदर कैसे हो रही थी मेरे भाई, एटीपी के रूप में। कहाँ हो रही थी? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही थी। तीन तरीके के श्वसन बताए थे, एक तो हमने ऑक्सीजन की उपस्थिति में किया था मेरे भाई, एक हमने ऑक्सीजन के अभाव में किया था, और एक हमने किया था ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की जो उपस्थिति का था वो भाई अपने क्या होते हैं, जब अपन नॉर्मली जो अपनी जो शरीर है उसमें क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। हमारी जो पेशी कोशिकाएं होती है उनमें होता है अभाव, किसका? ऑक्सीजन का। तीसरी थी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, वो होता है हमारे यीस्ट में। किसका होता है? यीस्ट में। यीस्ट का मतलब जब हम ब्रेड वगैरह बनाते हैं तो उसमें जो होता है मेरे भाई वो कैसा होता है? अवायवीय है, ठीक है। तो दो तरीके के श्वसन, वायवीय और अवायवीय। कहाँ पे किस तरीके से क्या क्या करते हैं, किस तरीके से ऊर्जा बनती है, देखो मेरे भाई। एटीपी की बात कर रहे थे, ठीक है, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मैंने इसका वो लिखवाई थी तुम्हें, फुल फॉर्म लिखाई थी। हाँ गुरुजी। अधिकांश कोशिकीय प्रक्रमों के लिए एटीपी ऊर्जा मुद्रा है। एटीपी क्या है मेरे भाई? ऊर्जा मुद्रा। मतलब कि ये क्या एक तरीके की ऊर्जा मुद्रा है। जैसे हमको मेरे भाई, जैसे हमको कोई सामान खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, उसी तरीके से कोशिकाओं से कार्य करवाने के लिए हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, और वो ऊर्जा देनी पड़ती है मेरे भाई किसके रूप में? एटीपी के रूप में। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। देखो मेरे भाई, तबीयत थोड़ी ऐसी है ना, हालत ज्यादा खराब है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी रुकेंगे नहीं, ठीक है। हाँ चलो, कैसे लग रहा है? रखी है, हाँ पी रखी है, नहलाए को मैंने। चलो इधर देखो, श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग। मोचित का मतलब है जो ऊर्जित, मतलब जो ऊर्जा पैदा हो रही है। तो श्वसन प्रक्रम में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी, एड्रेनोसिन डाइफॉस्फेट, तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। एडीपी होती है एड्रेनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई का मतलब दो, दो मतलब फास्फेट कितने होंगे? दो होंगे, लेकिन उसमें एक फास्फेट और जोड़ दिया जाता है तो ये बन जाता है एटीपी। क्या बन जाता है? एटीपी, मतलब एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब तीन, ठीक है मेरे भाई। चलो, आंतरोष्मी प्रक्रम कोशिका के अंदर तब इस एटीपी का उपयोग क्रियाओं के परिचालन में करते हैं। जो मेरे भाई ये अंतरोष्मी प्रक्रम है, मतलब कि जो अंदर की प्रक्रियाएं हैं, हमारे शरीर की जो प्रक्रियाएं हैं, कोशिकाओं के अंदर जब ये क्या काम किया जाता है, इसी एटीपी का उपयोग किया जाता है मेरे भाई। इसी एटीपी का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। जल का उपयोग करने के बाद एटीपी में, जो ये जल था मेरे भाई, इसका उपयोग करने के बाद एटीपी में जब अंतस्थ फास्फेट सहलग्नता खंडित होती है, मतलब कि जो अंदर फास्फेट होता है वो टूटता है। खंडित का मतलब टूटता है, तो कितनी कैलोरी ऊर्जा बनती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। ये ध्यान रखेंगे, इस डाटे को याद रख लेंगे, इस डाटा को याद रख लेंगे। क्या? 30.5 किलो जूल पर मोल, मतलब कि एक मोल में, अब मोल क्या है गुरुजी? पदार्थ की मात्रा है मेरे भाई, पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो अपने पास ऐसा ही मात्रक होता है वो होता है मोल। तो मोल क्या है मेरे भाई? एक तरीके से अणु समझ लो, ठीक है। तो एक अणु में या एक मोल में मेरे भाई, एक मोल में होती क्या है, समझाने के लिए बता रहा हूं मेरे भाई। एक मोल में 30.5 किलो जूल ऊर्जा क्या होती है? पैदा होती है मेरे भाई। जब एक एटीपी टूटता है तो कितनी? 30.5 किलो जूल पर मोल, मतलब कि एक मोल में से कितनी? एक मोल पे 30.5 किलो जूल ऊर्जा क्या होती है? पैदा होती है मेरे भाई, ठीक है। एक मोल जब अपना खंडित होता है, एक मोल जब खंडित होगा, एक मोल जब टूटेगा, एक मोल जब टूटेगा तो 30.5 किलो जूल क्या होगी मेरे भाई? एनर्जी पैदा होगी, ऊर्जा उत्पादित होगी, ऊर्जा पैदा होगी। सोचिए कैसे एक बैटरी विभिन्न प्रकार के उपयोग के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। यही आंतरिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा और इसी प्रकार अन्य के लिए उपयोग में लाई जाती है। इसी तरह कोशिका में एटीपी का उपयोग पेशियों को सिकुड़ने, प्रोटीन संश्लेषण, तंत्रिका आवेग का संचरण आदि अनेक क्रियाओं के लिए किया जा सकता है मेरे भाई। हमारा जो शरीर गति कर रहा है ये कौन कर रहा है? सर ये हमारे शरीर की कोशिकाएं कर रही हैं। अब ये कोशिकाएं कर कैसे रही हैं? क्या इनको एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी? क्या हमने ये पंखा चला रखा है, ये बोर्ड चला रखा है, ये मतलब पूरा सब कुछ, ये लाइट जला रखी है, तो
से जल रही है सर, एनर्जी से जल रही है। ऐसे ही मेरे भाई जब हमारे शरीर को चलाना पड़ेगा, हमारे शरीर को किसी चीज की जरूरत पड़ेगी और वो चीज होती है ऊर्जा। तो उस ऊर्जा के लिए, उस ऊर्जा का जैसे हम बिजली का प्रयोग कर रहे हैं, साइकिल को चलाने में पेशीय ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, हमारा शरीर जो काम करेगा मेरे भाई, वो किसके थ्रू करेगा, किसकी सहायता से करेगा गुरुजी? एटीपी की सहायता से करेगा। एटीपी एक तरीके की ऊर्जा है मेरे भाई, एक मुद्रा है, एक पैसा है एक तरीके से। तो पैसा देंगे तो चलेगी, नहीं दिया तो नहीं चलेगी। ठीक है मेरे भाई, आ जाओ। कितनी 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 ऊर्जा पैदा होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है। श्वसन प्रक्रिया में मोचित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फास्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है। श्वसन में क्या लेते हैं? एडीपी लेते हैं, फिर एक फास्फेट और जुड़ती है मतलब अकार्बनिक पदार्थों से, और फिर हमारे पास बन जाता है एटीपी। क्या बन जाता है? एटीपी। आइए थोड़ा सा स्पीड से देखते हैं मेरे भाई। क्योंकि वायवीय श्वसन पथ ऑक्सीजन पर निर्भर करता है, अतः वायवीय जीवों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ग्रहण की जा रही है। हम देख चुके हैं कि पौधे गैसों का आदान प्रदान रंध्रों के द्वारा और अंतरकोशिकीय अवकाश, अंतरकोशिकीय अवकाश का मतलब है जो अंदर की कोशिकाएं हैं उनमें अपन क्या कर रहे थे, जैसे मैंने रोक के बताया था ना, जैसे मैंने ये सांस ले लिया, मान लो सांस मैंने दिया, मैंने लिया ही नहीं, मतलब कि अब अंदर की कोशिकाओं को मैंने ऑक्सीजन दी ही नहीं, थोड़ी देर के लिए नहीं दी, तो वो अवकाश हो गया। अवकाश का मतलब थोड़ा सा समय अंतराल दिया, थोड़ा सा गैप दिया हमने। ठीक है। तो अंतरकोशिकीय अवकाश ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी कोशिकाएं वायु के संपर्क में है या नहीं है। ठीक है। यहां कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का आदान प्रदान विसरण के द्वारा होता है। तो ध्यान से समझ लेंगे मेरे भाई, क्या समझ लेंगे? जो शारीरिक, जो हमारी कोशिकाएं हैं, इनमें जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान है वो किसके द्वारा हो रहा है? विसरण के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? विसरण के द्वारा होता है। ये कोशिकाओं में या उससे दूर बाहर वायु में जा सकती है। विसरण की दिशा पर्यावरणीय अवस्थाओं तथा पौधे की आवश्यकताओं पर निर्भर करती है। रात्रि में जब कोई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन ही मुख्य आदान प्रदान क्रिया है मेरे भाई। जब भी मतलब क्या हो रही है? रात के टाइम पे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो रही है तो गैसों का आदान प्रदान ही क्या है? यहाँ पे मुख्य क्रिया है। दिन में श्वसन के दौरान निकली कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। तो देखिए मेरे भाई, दिन में श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त हो जाती है मेरे भाई। किस में प्रयुक्त हो जाती है? प्रयुक्त हो जाती है मतलब प्रकाश संश्लेषण में जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है श्वसन के दौरान, वो किसमें किसमें परिवर्तित हो जाती है मेरे भाई? किसमें परिवर्तित हो जाती है? प्रकाश संश्लेषण में काम आ जाती है, अतः कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलती। इस समय ऑक्सीजन का निकलना मुख्य घटना है। कब? रात के टाइम। आ जाओ आगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या निकलना जरूरी है? ऑक्सीजन का। ध्यान से समझ लेंगे, श्वसन तो एक प्रक्रिया है जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इसकी उल्टी है मेरे भाई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है इसकी? उल्टे। उल्टी कैसे? जैसे मैं पूछूं पेड़ पौधे श्वसन करते हैं, तुम बोलोगे हाँ सर करते हैं, तो पेड़ पौधे श्वसन के रूप में क्या लेते हैं? तुम बोलोगे गुरुजी हम तो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। नहीं मेरे भाई, गलत बात। बात क्या है कि श्वसन की जो प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया का मतलब है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। तो ये बात क्यों सिखाई गई कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते, मतलब हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं पौधे उसको ग्रहण करते हैं और हमने उसी को श्वसन समझ लिया? नहीं मेरे भाई, जब वो लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो लेता है वो श्वसन के लिए नहीं लेता, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए लेता है। किसके लिए लेता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए लेता है। आ जाइए। जंतुओं में पर्यावरण से ऑक्सीजन लेने और उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने के लिए भिन्न प्रकार के अंगों का विकास हुआ। स्थलीय जंतु वायुमंडलीय ऑक्सीजन लेते हैं, परंतु जो जंतु जल में रहते हैं उन्हें जल में विलेय ऑक्सीजन का ही उपयोग करने की आवश्यकता है। मेरे भाई हम तो क्या कर लेते हैं? वायुमंडल से ले लेते हैं। वायुमंडल से क्या ले लेते हैं? ऑक्सीजन ले लेते हैं। लेकिन मान लो जो जल में रहते हैं, ऐसे जीव जो जल में रहते हैं, उनको ऑक्सीजन कहां से मिलती होगी? तो मेरे भाई तुमने जब देखा होगा, क्या देखा होगा गुरुजी? क्या देखा होगा? जल देखा है तुमने? जल, हाँ गुरुजी जल। तो मेरे भाई जल का सूत्र होता है H2O। H2O, इसमें हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ही क्या बनाते हैं? जल। तो मेरे भाई जो ये जीव जल में रहेंगे, जो ये जीव जल में रहेंगे, मछली हो या कछुआ हो या कुछ भी हो, ठीक है, मछली हो या कछुआ हो या कुछ भी हो मेरे भाई, इस तरीके से, ठीक है ना, मछली हो कछुआ हो या कुछ भी हो, ये सारे के सारे क्या होंगे मेरे भाई? ये सारे के सारे क्या करेंगे? ये सारे के सारे क्या करेंगे मेरे भाई? ये मछली हो गई, मान लो ये मछली हो गई, ये कछुआ हो गया, कुछ भी हो गया, ये मछली कछुए क्या करेंगे? ये जो जल में घुलनशील, ये जल में क्या है? ऑक्सीजन है, हाँ, तो ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो है इसी को काम में लेते हैं मेरे भाई। इसी को क्या लेते हैं? काम में लेते हैं, इसी को काम में लेते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। क्रियाकलाप 5.6। एक जलशाला में मछली का अवलोकन कीजिए, वे अपना मुंह खोलती है और बंद करती रहती है, साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र या क्लोम छिद्र को ढकने वाला प्रच्छद, प्रच्छद का मतलब एक तरीके से पर्दा,
भी खुलता है और बंद होता रहता है, क्या मुंह में क्लोम छिद्र के खुलने और बंद होने के समय में किसी प्रकार का समन्वय है? मेरे भाई क्या इनमें मतलब कोई आपस में मतलब कम्युनिकेशन होता है, मतलब एक तरीके से बातचीत है, मतलब एक तरीके से संपर्क है कुछ ना कुछ। देखो जब क्लोम छिद्र का मतलब है मेरे भाई, जैसे हमारे जैसे मतलब मैंने जैसे बोला पत्तियों में रोम छिद्र होते हैं, मछलियों में क्या होते हैं, क्लोम छिद्र होते हैं। तो देखो मेरे भाई साथ ही आंखों के पीछे क्लोम छिद्र, जैसे देखोगे तुमने आंखों के यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लगता है जैसे इस तरीके से अट रही है, ये गर्दन अलग हो रही है, उनको वो क्या होता है मेरे भाई, एक तरीके से पर्दा होता है, वहां पे क्लोम छिद्र होते हैं। तो देखो क्या ये दोनों के दोनों मतलब कोई आपस में संबंध है क्या क्लोम छिद्र में और इनके मतलब जो प्रच्छद है इनके बंद होने में, मुंह और क्लोम छिद्र के? जैसे मुंह को खोलती है हाँ, और ऐसे गलफड़े क्या होते हैं, आगे खिसकते हैं पीछे खिसकते हैं, खुलते हैं या बंद होते हैं, क्या इन दोनों में कोई समन्वय है क्या, कोई इन दोनों में कनेक्शन है क्या, कोई इन दोनों में जुड़ाव है क्या, कोई बात है क्या इनमें ऐसी? तो देखो गिनती करो कि मछली 1 मिनट में कितनी बार मुंह खोलती है और बंद करती है। इसकी तुलना आप अपनी श्वास को 1 मिनट में अंदर और बाहर करने से कीजिए। 1 मिनट में हम सांस को अंदर बाहर करेंगे और देखेंगे कि मछली कितनी बार अंदर बाहर कर रही है और हम कितनी बार अंदर बाहर कर रहे हैं। ये प्रयोग करना था। चलो आगे देखो, जो जीव जल में रहते हैं वे जल में विलेय ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, क्योंकि जल में विलेय ऑक्सीजन की मात्रा वायु में ऑक्सीजन की मात्रा की तुलना में बहुत कम है। मेरे भाई जब हम यहाँ पे ले रहे हैं तो हमने तो ऑक्सीजन ले ली बहुत सारी, बहुत मात्रा में ऑक्सीजन ले लेते हैं, 21% ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, लेकिन जब जल की मात्रा में बात करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। इसलिए मछली क्या करेगी, ज्यादा बार खोलेगी कम बार खोलेगी, बताओ कम बार खोलेगी ज्यादा बार खोलेगी, सर वो तो ऑक्सीजन की मात्रा पर निर्भर करेगा। आगे देखिए मेरे भाई, इसलिए जलीय जीवों की श्वास दर स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। द्रुत का मतलब तेजी से होती है। जैसे मान लो अपन ने सांस, जैसे मान लो मैंने सांस लेने के लिए 1 मिनट में मैंने 20 बार मुंह खोला, इस तरीके से 1 बार ले ली, 2 बार ले ली, अब मुझे ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है। लेकिन अब मैं जैसे बात करूं मछली की, अब मछली जल में रह रही है, उसको कम मात्रा में ऑक्सीजन मिल पा रही है, तो वो क्या करेगी, जल्दी जल्दी करेगी, तरीके से करेगी, हाँ गुरुजी करेगी। तो द्रुत का मतलब है तेजी से। मछली अपने मुंह के द्वारा जल लेती है तथा बलपूर्वक इसे क्लोम तक पहुंचाती है, जहां विलेय ऑक्सीजन रुधिर ले लेता है। मेरे भाई जैसे ये क्या करती है, जल को लेती है, जल को लेते ही जो क्लोम छिद्र होते हैं वो क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं, बाकी को बाहर छोड़ देते हैं। आगे देखो, स्थलीय जीव श्वसन के लिए वायुमंडल की ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। विभिन्न जीवों में यह ऑक्सीजन भिन्न भिन्न अंगों द्वारा अवशोषित की जाती है। इन सभी अंगों में एक रचना होती है, उसे सतही क्षेत्रफल को बढ़ाती है, जो ऑक्सीजन बाहुल्य वायुमंडल के संपर्क में रहता है। मेरे भाई जो कई त्वचा से लेते हैं तो वो क्या होते हैं, वायुमंडल के संपर्क में रहते हैं। आइए देखते हैं आगे। क्योंकि ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय इस सतह के आर पार होता है, अतः यह सतह बहुत पतली तथा मुलायम होती है। इस सतह की रक्षा के उद्देश्य से यह शरीर के अंदर अवस्थित होती है। किसके अंदर स्थित होती है मेरे भाई, शरीर के अंदर। अतः इस क्षेत्र में वायु आने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जहां ऑक्सीजन अवशोषित होती है उस क्षेत्र में वायु अंदर और बाहर होने के लिए एक क्रियाविधि होती है मेरे भाई। क्या होती है, क्रियाविधि होती है। जैसे अमीबा लेता है, कैसे लेता है मेरे भाई, त्वचा से लेता है? भोजन का अवशोषण मतलब वो भोजन को कैसे बाहर निकाल रहा था, त्वचा से ही तो बाहर निकाल रहा था। हाँ गुरुजी। आओ और अधिक जाने, तंबाकू का सीधा उपयोग या सिगार, सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, गुटखा आदि के रूप में भी उत्पाद का उपयोग हानिकारक है। तंबाकू का उपयोग आमतौर पर फेफड़ों, दिल और यकृत को प्रभावित करता है। धुआं रहित तंबाकू भी दिल के दौरे, स्ट्रोक, फुफ्फुस की बीमारियों और कैंसर के कई अन्य रूपों के लिए एक प्रमुख कारक है। भारत में गुटखा सेवन से मुख्य कैंसर की घटनाएं बढ़ रही हैं। स्वस्थ रहें और तंबाकू से बने उत्पादों को ना कहें। ठीक है मेरे भाई, स्वस्थ रहें और तंबाकू से बने उत्पादों को क्या कहें, ना कहें। क्या कहें, ना। क्या कहेंगे मेरे भाई, ना कहेंगे। क्या कहेंगे, ना। ठीक है मेरे भाई, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे देखते हैं। देखो मेरे भाई इसमें ध्यान से समझ लेंगे कौन कौन सी बीमारी होती है धुएं से या फिर सिगरेट से या तंबाकू से, तो ये चीज यहाँ पे दी हुई है, तो हमको याद रखना पड़ेगा कौन कौन सी मेरे भाई, कौन कौन सी जीव, फेफड़ों की, दिल की, यकृत की, ये सारी क्या हो जाती है, बीमारियां हो जाती है। क्या मेरे भाई, मजे आ रहे हैं भाई, जुकाम में आंसू आ रहे हैं भाई, अभी अभी आंसू आ गए थे लेकिन नहीं कुछ, कोई बात नहीं, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं। हालत खराब हो या कैसे भी हो, मैं मरते मरते भी तुम्हें पढ़ाने आ रहा हूँ, ये समझ लेना। ठीक है, तुम्हारी क्लास को कभी एंडिंग नहीं है, इस साल तो कभी नहीं, जब तक तुम्हारी एग्जाम नहीं लग जाती तब तक तो सोचना भी मत। मनुष्य में चित्र 5.9, वायु शरीर के अंदर नासा द्वार द्वारा जाती है। नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों के द्वारा निस्पंदित हो जाती है, मतलब कि फिल्टर हो जाती है, निस्यंदित हो जाती है, निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। श्लेष्मा का मतलब जो आ रहा है मेरे बार बार इस बार आज, है ना, हाँ श्लेष्मा।
जो इस प्रक्रम में सहायक होती है, यहां से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है, कंठ में उपास्थि के बले उपस्थित होते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित न हो। निपतित का मतलब रुका हुआ नहीं हो। देखो मेरे भाई, ये इस तरीके से ये नासाद्वार हो गया, ये मुख गुहा हो गया, यहाँ पे जाके दोनों के दोनों मिल रहे हैं, जिसको बोला है ग्रसनी। ग्रसनी के नीचे होता है कंठ, कंठ के बाद में ये आ जाती है श्वास नली, श्वास नली में ये लगे थे उपास्थि वलय, जिनको बोलते हैं ट्रैकिया। ठीक है, ये होते हैं फेफड़े, जिनको बोलते हैं फुफ्फुस। और ये किसके द्वारा ढके हुए थे? पसलियों के द्वारा। किसके द्वारा? पसलियों के द्वारा। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, आ जाओ आगे। देखो मेरे भाई, मैंने बताया था ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलैस और एलिवियोली। तो ब्रोंकाई को बोलते हैं श्वसनी, फिर उसको आगे जो ब्रोंकियोलैस बोलते हैं उसको बोलते हैं श्वसनिका, और एलिवियोली को बोलते हैं कुपिका कोश या कुपिकाएं। ठीक है, इन कुपिकाओं को यहाँ जूम करके दिखाया गया कि एक जो कुपिका है ये गुब्बारे जैसी, ये कैसे दिखती है? इस तरीके से दिखती है मेरे भाई। देखो इसमें छोटी छोटी बॉल जैसी संरचनाएं दिख रही हैं तुम्हें। हाँ गुरुजी, दिख रही हैं। तो ये क्या होती है? ये खून के संपर्क में, मतलब रक्त के संपर्क में रहती है ज्यादा। किसके संपर्क में रहती है गुरुजी? रक्त के संपर्क में रहती है। जैसे ही ये मेरे भाई रक्त के संपर्क में रहती है, जैसे ही ये रक्त के संपर्क में रहती है, तो ये क्या करती है? उस ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेती है, और इस तरीके से मतलब मेरे भाई ये क्या करती है? मतलब सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को तो अवशोषित कर लेती है और ऑक्सीजन को रक्त को दे देती है, और इस तरीके से वापस से ये क्या कर देती है? श्वास को छोड़ देते हैं। ये मानव श्वसन तंत्र है। यहाँ देखो ये डायफ्राम होता है मेरे भाई, डायफ्राम। ये डायफ्राम क्या करता है मेरे भाई? ये सपोर्ट करता है। जब लेडी प्रेग्नेंट होती है, जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है मेरे भाई, इस तरीके से पेट आ जाता है मेरे भाई, इस तरीके से पेट आ जाता है, तो सांस लेने में तकलीफ होती है। उस समय जो जो डायफ्राम होता है वो इसकी मदद करता है सांस लेने में। किस लेने में? सांस लेने में। तो गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में कौन सहायता करता है? डायफ्राम। डायफ्राम सहायता करता है। आओ आगे देखते हैं। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़ों का कैंसर दुनिया में मौत के सामान्य कारणों में से एक है। श्वास नली के ऊपरी हिस्से बालों जैसी संरचनाएं होती है, इसमें श्वास नलिकाओं में, ठीक है, ये सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में मदद करती है। मेरे भाई ये वाली चीज शायद मैंने नहीं लिखाई है, तो इसको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? श्वास नली के ऊपरी बालों जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेते वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक हटाने करने में मदद करती है। इस चीज को और लिख लेंगे मेरे भाई। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसी संरचनाएं होती है, जिन्हें सीलिया कहते हैं। इसके अंदर ली जाने वाली सांस जो वायु होती है, उससे रोगाणु, धूल और अन्य हानिकारक कणों को हटाने में क्या करती है मेरे भाई? मदद करती है। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं मेरे भाई, को अंडरलाइन कर लेंगे और लिख लेंगे मेरे भाई। इसको नोट डाल के लिख लेंगे नीचे। देखो, धूम्रपान करने से ये बालों जैसी संरचनाएं नष्ट हो जाती है, जिससे रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, जो संक्रमण, खांसी और यहां तक कि फेफड़ों के कैंसर का भी कारण बनते हैं। आगे देखते हैं मेरे भाई। उसके अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में अंतःकृत हो जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। ठीक है, कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिकाओं का विस्तीर्ण जाल होता है। विस्तीर्ण का मतलब यहाँ पे अधिकता होती है, बहुत ज्यादा रक्त नलिकाएं होती है मेरी भाई। जैसा हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं, प्रारंभिक वर्षों मतलब जैसे तुमने 8वीं 9वीं में देखा, जब हम श्वास अंदर लेते हैं हमारी पसलियां ऊपर उठती हैं, हमारा डायफ्राम चपटा हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिकाएं बड़ी हो जाती हैं। देखो वक्ष गुहिका को मतलब इस तरीके से, जैसे मैंने सांस लिया, देखो ये बड़ी हो गई, पसलियां क्या हो गई? अब जैसे मैंने, क्या तो ये कौन काम कर रहा है? डायफ्राम इसको क्या कर रहा है? पसलियों को मतलब एडजस्ट करने का काम कर रहा है। आगे देखेंगे, हमारा डायफ्राम चपटा होता है, इसके परिणाम स्वरूप, तो ध्यान से समझ लेंगे, डायफ्राम कैसा होता है? चपटा, गोल नहीं होता। आगे देखेंगे, इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिकाएं बड़ी हो जाती है। इस कारण वायु फुफ्फुस के अंदर चूस ली जाती है और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं में छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका रुधिर वाहिका का रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। अवशिष्ट का मतलब जितना चाहिए, मतलब फिक्स आयतन है इनका। ठीक है, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है। मतलब इनमें जब गैप लेंगे, जैसे मान लो मैंने ये ले ली, अब ऐसा थोड़ी है मैंने ले तो ली लेकिन अब छोड़ी नहीं है मैंने, तो मतलब शरीर के अंदर ही है मेरे भाई, तो इनमें क्या है, नहीं मैं थोड़ा सा अंतर रहता है, ये एडजस्ट कर सकते हैं मेरे भाई। ठीक है, और ये लो, ठीक है, चलो ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या कह रहा है? श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं। अवशिष्ट का मतलब लिमिटेड, मतलब एक फिक्स होता है इनका, उस तरीके का आयतन रखते हैं। ऐसा नहीं है मैंने ले ली और तुरंत ही छोड़नी पड़ेगी, नहीं छोड़ी तो मैं मर गया, ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये क्या करते हैं, जैसे मैंने ले ली और मैं नहीं छोड़ा थोड़ी देर के लिए, तो भी ये अंदर क्या कर लेती है? एडजस्ट कर लेती है। क्यों? इनके पास खुद का आयतन होता है मेरे भाई। आगे देखो,
इससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विसरण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है, उसकी दक्षता कम हो जाती है। फुफ्फुस की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर उन ऊतकों तक पहुंचाते हैं जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है मेरे भाई। क्या है? उच्च बंधुता रखता है। कौन रखता है? हीमोग्लोबिन। जिनमें ऑक्सीजन की कमी है, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। कौन है मेरे भाई? हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता रखता है। उच्च बंधुता का मतलब बहुत ज्यादा भाईचारा रखता है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलेय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलेय अवस्था में होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मेरे भाई विलेय होती है हमारे रक्त में। तो अलग कहाँ पे किया जाता है? जब ऑक्सीजन को दे दिया जाता है, कुपिकाएं ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेती हैं और क्या करती है? वापस से बाहर निकाल देती है। ठीक है, चलो आगे देखो। यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर तक क्षेत्र ढक लेंगी। 80 वर्ग मीटर मतलब कुपिकाएं इतनी छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये इतनी ज्यादा मात्रा में है कि इसको अगर फैला दिया जाए, चपटा कर दिया जाए इस तरीके से सतह को, तो 40 वर्ग मीटर को क्या कर लेंगी? ढक लेंगी मेरे भाई। 40 वर्ग मीटर को क्या कर लेंगी? ढक लेंगी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल कितना होगा? बताओ, अगर अपने शरीर की पूरी अगर फैला दिया जाए तो कितना क्षेत्रफल होगा? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का विनिमय कितना दक्ष हो जाता है। ठीक है, कितना मतलब कितना एफिशिएंट हो जाता है, कितनी ज्यादा हमको मिल जाएगी। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती तो फुफ्फुस से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगुष्ठ तक पहुंचने में अनुमानतः 3 वर्ष का समय लगेगा मेरे भाई। अगर अपन ने इनको फैला दिया तो मेरे भाई क्या कह रहा है? देखो, हमारे फुफ्फुस से ऑक्सीजन को मतलब हमारे फेफड़ों से और पैर के अंगूठे तक जाने में कितना सा शरीर है? 5-6 फीट का, लास्ट 7 फीट का, 8 फीट का, 10 फीट का लगा लो मेरे भाई। कितने साल लग जाएंगे? 3 साल लग जाएंगे मेरे भाई। क्या आपको इससे प्रसन्नता नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? हाँ गुरुजी, इससे प्रसन्नता तो हुई है, हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो मेरे भाई 3 साल लग जाते तुम्हारे ऑक्सीजन को फेफड़ों से यहाँ तक पहुंचने। ठीक है, अगर मतलब हमारी कुपिकाओं को फैला दिया जाए तो कितने क्षेत्र घेरेंगी? 80 वर्ग मीटर का। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? भाई स्थलीय जीव इस प्रकार लाभप्रद है क्योंकि वह सीधी क्या कर लेता है? ऑक्सीजन को ले लेता है, जबकि जलीय जीव जल में घुली हुई ऑक्सीजन को काम में लेते हैं, इसलिए वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। इसलिए क्या है मेरे भाई? स्थलीय जीवों के लिए लाभप्रद है मेरे भाई, है ना। आ जाओ, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से विभिन्न जीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या हैं? तो ग्लूकोज से ऑक्सीकरण के विभिन्न जीवों में मैंने पूरा डायग्राम बनवाया था कि किस तरीके से ग्लूकोज है, ग्लूकोज किस तरीके से टूटेगी, किस तरीके से टूटकर विघटन होगा, विघटन होने के बाद में किस तरीके से उसको एनर्जी एटीपी के रूप में मिलेगी। मैंने पूरा डायग्राम बनवाया है, उसको देखेंगे। मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है मेरे भाई? बताओ कैसे होता है मेरे भाई? ये श्वसन के बारे में पूछ रहा है, तो हमें मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है? तो हम बताएंगे कि हम क्या करते हैं, वायुमंडल से ऑक्सीजन मतलब वायु को ग्रहण करते हैं। अब हम जो वायु लेते हैं वो नासा द्वार से होती हुई नासा कपाट से तुम्हारे ग्रसनी से कंठ और कंठ से श्वसन नलिका और श्वसन नलिकाओं से श्वसनिकाएं और वायु कुपिकाओं में जाती है। वायु कुपिकाएं क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान करती है। ये क्या होती है? जो रक्त होता है उससे सीधे संपर्क में रहती है। यहाँ पे रक्त की जो वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, उनमें उनकी अधिकता होती है। तो मेरे भाई ये क्या करती है? गैसों का आदान प्रदान कर लेती है। तो हमारा जो रक्त है वो कार्बन डाइऑक्साइड को वायु कुपिकाओं को दे देता है, वायु कुपिकाएं क्या करती है? ऑक्सीजन को रक्त को दे देती है। पूरा शुद्ध रक्त क्या होता है? शरीर की कोशिकाओं में पहुंच जाता है सभी की जगह, और कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं से होती है हमारे शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुफ्फुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया गया है? बताओ कैसे अभिकल्पित किया गया है मेरे भाई? उसके क्षेत्रफल को घटाकर, जैसे एलिवियोलिया गोल बना दी। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। हमारे फेफड़े हैं, फेफड़ों को मतलब इस तरीके से ये इस तरीके से शेप में डाल दिया, ये इस तरीके से फैलाते तो कितना टाइम? 3 साल का समय लग जाता। आ जाओ आगे, इनके क्वेश्चन आंसर मैं दे दूंगा मेरे ना। चलो बता तो रहा हूं मैं, हाथ करवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन मैं और दे दूंगा एक बार और। ठीक है, तुम्हें मैं पढ़ाऊंगा जब मैं तुम्हें पीडीएफ जब दूंगा तो उसमें डाल दूंगा। ठीक है, चलो वहन की बात करते हैं। मानव में वहन क्रियाकलाप 5.7 अपने आसपास के एक स्वास्थ्य केंद्र का भ्रमण कीजिए और ज्ञात कीजिए कि मनुष्य में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। मतलब हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए और कितना है। क्या यह बच्चे और वयस्क के लिए समान है? बताओ, क्या ये दोनों के लिए समान है? क्या पुरुष और महिलाओं के हीमोग्लोबिन में कोई अंतर है क्या? ये तुम्हें ज्ञात करना है। अपने आसपास के एक पशु चिकित्सा क्लिनिक का भ्रमण कीजिए, ज्ञात कीजिए कि पशुओं जैसे भैंस या गाय में हीमोग्लोबिन की मात्रा का सामान्य परिसर क्या है। अब तुम्हें क्या करना है? 2 डाकखाना में जाना है। गुरुजी डाकखाना का ही रहे? अरे डाकखाना ऐसे कहते थे पहले, है ना। डाकखाना का मतलब है हॉस्पिटल, अस्पताल। ठीक है, तो अस्पताल में जाना है। एक तो जाना है तुम्हें अपने जैसे मानवों के
है ना। अपने जैसे मानवों के हॉस्पिटल में एक जाना है तुम्हें डांडो के अस्पताल में, गुरुजी डांडन का अस्पताल, अरे डांडो का मतलब नालायक को पशुओं के जानवरों का जो अस्पताल है उसमें, तो उनमें तुम्हें क्या करना है, वहां पे देखना है कि जो गाय है, भैंस है, बकरी है, उनमें जो हीमोग्लोबिन है उसकी मात्रा कितनी है। क्या आदमियों वाले में जब गए तुम, जैसे हमारे मेरे जैसे मानवों के हॉस्पिटल में गए, है ना, तो उस हॉस्पिटलों में मान लो, उन हॉस्पिटलों में मतलब तुम्हें देखना है कि क्या वयस्क आदमी के और जो बच्चा है या लेडीज है उनके हीमोग्लोबिन में क्या समानता है, क्या मतलब तीनों में पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन होता है या नहीं होता, इसके बारे में तुम देख के आओगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना भी सीखो। क्या मेरे भाई, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। चलो, क्या यह मात्रा बछड़ों में नर तथा मादा जंतुओं में समान है क्या, ये तुम्हें देखना है। नर तथा मादा मानव में व जंतुओं में दिखाई देने वाले अंतर की तुलना कीजिए। भाई क्या अंतर दिखाई देता है हीमोग्लोबिन, यदि कोई अंतर है तो उसे कैसे समझाओगे, बताओ भाई कैसे समझाओ। तुम्हें देखना है, ये तुम्हें सोचना है, चीजों को दिमाग में रखनी है, चीजों को सोचना है, कभी जाने का मौका लगे तो भाई देख लेना है। ठीक है, चलो, हाँ तुम्हारे लिए काम छोड़ रहा हूं ये देखो। पिछले अनुभाग में मतलब पिछले अध्याय में हमने देखा कि रुधिर, मतलब अनुभाग का मतलब इसी के पाठ में देखा हमने कि रुधिर भोजन, ऑक्सीजन तथा वर्ज्य पदार्थों का हमारे शरीर में वहन करता है। कक्षा 9 में हमने सीखा था कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, ये बात मैंने लिखवा रखी है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। प्लाज्मा भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थ का विलीन रूप में वहन करता है। ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमें एक पंपन यंत्र की आवश्यकता होती है जो रुधिर को अंगों के आसपास धकेल सके। नलियों को एक परिपथ की आवश्यकता होती है जो रुधिर को सभी ऊतकों तक भेज सके, तथा एक तंत्र की जो यह सुनिश्चित करे कि इस परिपथ में यदि कोई टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत हो सके। हमारा पंप हृदय, हमारा पंप कौन है मेरे भाई, हृदय है। ये नलिकाओं को व्यवस्थित रखता है, रक्त को सभी कोशिकाओं तक धक्का देता है, पंप करता है कि जा बड़े आंसू तू खून तू पी, या कोशिका तू पी या खून भाई, ये क्या काम करता है, हृदय काम करता है। आ जाओ, हृदय एक पेशीय अंग है मेरे भाई, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि पेशीय अंग है। ठीक है, जो हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, इस तरीके से होता है, किस तरीके से होगा भाई, हमारे कहने पे मान रहा हूं मैं, इसने बोल रखा है इसलिए मान रहा हूं। ठीक है, देखो इस तरीके से ये मुट्ठी के आकार का ही है, क्योंकि रुधिर को ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही वहन करना होता है। अतः ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर को, मतलब ऑक्सीजन जो है वो प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने को रोकने के लिए हृदय कई कोष्ठों में बटा होता है मेरे भाई। मैंने बताया था ना कि हमारा हृदय 4 कोष्ठों में बटा हुआ है, जो कि विऑक्सीजनीकृत और ऑक्सीजनीकृत रक्त को अलग अलग करता है। ठीक है, हाँ गुरुजी बताया था। आगे देखो, कार्बन डाइऑक्साइड प्रचुर रुधिर को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए फुफ्फुस में जाना होता है, तथा फुफ्फुस से वापस ऑक्सीजनीकृत रक्त को हृदय में लाना होता है। यह ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर तब शरीर के शेष हिस्सों में पंप किया जाता है। हम इस प्रक्रम को विभिन्न चरणों में समझ सकते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में बाईं ओर स्थित कोष्ठ बायां आलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां आलिंद शिथिल रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां नीले फैलता है तब यह संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां नीले संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित हो जाता है। ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां आलिंद जब फैलता है तो शरीर से विऑक्सीजनीकृत रुधिर में आ जाता है। जैसे ही दायां आलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां नीले फैल जाता है। यह रुधिर को दाएं नीले में स्थानांतरित कर देता है। चलो अब इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ये कहना क्या चाह रहा है मेरे भाई, ऊपर वाला जो हिस्सा है देखो, ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है। मैं चारों हिस्सों को तुम्हारे वो कर देता हूं, देखो मैं चारों हिस्सों को तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूं, समझने का प्रयास करेंगे मेरे भाई। एक हिस्सा तो ये रहा, एक हिस्सा। दूसरा हिस्सा कहाँ है गुरुजी, रहा, ये तीसरा हिस्सा रहा और ये चौथा हिस्सा रहा। ये 4 हिस्सों में बटा हुआ है मेरे भाई। कितने हिस्सों में बटा हुआ है, 4 हिस्सों में। यहाँ पे जो ये होता है इसको बोलते हैं त्रिवलन कपाट। क्या बोलते हैं, त्रिवलन कपाट। यहाँ पे जो ये होता है इसको बोलते हैं द्विवलन कपाट। क्या बोलते हैं, द्विवलन कपाट। ऊपर वाला होता है ऐसे ऊपर, ऐसे आलिंद, ऐसे आता है। ध्यान से समझ लेंगे इस चीज को, ऐसे ऊपर, ऐसे आलिंद, ऐसे आता है मेरे भाई। तो ऊपर वाले जो हिस्से होंगे, ये ऊपर वाले जो हिस्से होंगे इनको बोलेंगे आलिंद। क्या बोलेंगे, आलिंद बोलेंगे मेरे भाई। तो आलिंद में क्या होगा, रक्त आएगा, इसमें भी रक्त आएगा। ठीक है, नीले से देखो, नीचे नीले, नीचे नीचे, नीचे निकालता है, नीले नीचे नीचे, नीचे निकालता है। तो ये क्या करता है मेरे भाई, रक्त को निकालता है। कहां पे, शरीर के मतलब हृदय से बाहर निकालता है। जब हृदय से बाहर निकालेगा मेरे भाई, हृदय से बाहर निकालेगा तो ध्यान से समझेंगे, इनके हिस्से भी कितने होते हैं, ये भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। और ये भी कितने, 2।
आलिंद भी कितने 2। तो मेरे भाई देखो 2 आलिंद और 2 नील है तो कितने भाग 4 भाग। तो हृदय कितने भागों में बटा हुआ है 4 भागों में। अब देखो मेरे भाई 4 भागों में बटा है। इधर देखेंगे कि अब इधर तो क्या है आलिंद है। तो देखो ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है जो नीले कलर में दिख रहा है इनमें अशुद्ध रक्त। तो सबसे पहले क्या होगा अशुद्ध रक्त आएगा आलिंद में आता है। फिर क्या होगा भाई मेरे भाई नीले में चला जाएगा। नीले क्या करेगा धक्का लगाएगा। धक्का लगाने के बाद में ये जाएगा तुम्हारे कहाँ फुफ्फुस धमनियों में। फुफ्फुस धमनियों में धमनियां क्या करेगी धमका कर ले जाती है सिरा शर्मा कर लाती है। तो अब ये मेरे भाई फुफ्फुस धमनियों में चला गया अशुद्ध रक्त कार्बन डाइऑक्साइड वाला। तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा फेफड़ा ले लेगा और ऑक्सीजन को दे देगा वो रक्त में मिलाएगा और ये रक्त को फुफ्फुस क्या करेगी मेरे भाई हृदय में वापस ले आएगी और ये आ जाएगा तुम्हारे कहाँ पे मेरे भाई कहाँ पे आ जाएगा कहाँ पे आ जाएगा बताएंगे सभी बाएं आलिंद में। किसमें बाएं आलिंद में। अब गुरुजी हमको पता नहीं चल रहा शुद्ध आ रहा है शुद्ध आ रहा है मेरे भाई दैसे दाया दैसे दूषित वैसे बाया वैसे बढ़िया। जैसे दाया वैसे दूषित वैसे बाया वैसे बढ़िया। कोई दिक्कत इसमें नहीं गुरुजी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है आ जाओ आगे। ठीक है मेरे भाई आ गई बात समझ में कोई दिक्कत। तो देखो मेरे भाई इसमें आएगा रक्त आलिंद में आएगा इधर बाएं आलिंद में आएगा फिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाएगा फिर ये द्विवलन कपाट बंद हो जाएगा। तो ये नीले क्या करेगा धक्का लगाएगा। धक्का लगाने पे ये वाला वाल्व खुलेगा। ये वाला वाल्व कहाँ जा रहा है मेरे भाई महाधमनी में। महाधमनी से कहाँ जाएगा धमनी। धमनी से कहाँ जाएगा छोटी धमनी में। छोटी धमनी से कहाँ जाएगा कोशिका में। कोशिका से कहाँ जाएगा केशिका में। ठीक है केशिका से फिर मतलब उसमें छोटी शिरा में फिर उसके बाद में शिरा में फिर महाशिरा में फिर कहाँ चला जाएगा मेरे भाई वापस मतलब हमारे हृदय में। ठीक है मेरे भाई कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको हटा दिया मैंने। ठीक है वाल्व क्या करते हैं उल्टी दिशा में रक्त प्रवाह को रोकते हैं मेरे भाई। ठीक है आ जाओ। फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। देखो मेरे भाई ये छोटा डायग्राम है इसको भी एक बार बना के देख लेंगे ट्राई कर लेंगे। ठीक है वैसे तो ये वही चीज है जो मैंने समझाई है लेकिन इसमें थोड़ा सा इसको डेस्क्रिप्टिव किया हुआ है इसने चीज आई हुई है। ठीक है चलो फुफ्फुस में ऑक्सीजन रुधिर में प्रवेश करती है। हृदय का दायां व बायां बंटवारा ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर को मिलने से रोकने में लाभदायक होता है मेरे भाई। ठीक है ये वाली चीज मैंने लिखवा रखी है। हाँ गुरुजी लिखवाई है। इस तरह का बंटवारा शरीर को उच्च दक्षतापूर्ण ऑक्सीजन की पूर्ति कराता है। पक्षी और स्तनधारी शरीर के जंतुओं को जिन्हें उच्च ऊर्जा की आवश्यकता होती है बहुत लाभदायक है क्योंकि इन्हें अपने शरीर का तापक्रम बनाए रखने के लिए निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उन जंतुओं में जिन्हें इस कार्य के लिए ऊर्जा का उपयोग नहीं करना होता शरीर का तापक्रम पर्यावरण के तापक्रम पर निर्भर होता है। जल स्थल चर का मतलब है मेरे भाई जो भी जीव है या बहुत से सरीसृप जैसे जंतुओं में 3 कोष्ठकीय हृदय होता है और ये ऑक्सीजनीकृत तथा विऑक्सीजनीकृत रुधिर को कुछ सीमा तक मिलना भी सहन कर लेते हैं। दूसरी ओर मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं। मेरे भाई ध्यान से लिख लेंगे ये वाली चीज है ये वाली चीज को नोट डाल के लिख लेंगे। मैं उस दिन बता रहा था कि मैं तुम्हें लिखाऊंगा मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ होते हैं मेरे भाई। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं 2 कोष्ठ होते हैं। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। ये वाली चीज लिख लेंगे सभी नोट डालकर। मछली के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं 2 कोष्ठ होते हैं। ठीक है यहाँ से रुधिर किलो में भेजा जाता है यह ऑक्सीजनीकृत होता है और सीधा शरीर में भेज दिया जाता है। इस तरह मछलियों के शरीर में एक चक्र में केवल एक बार ही रुधिर हृदय में जाता है। तो मछलियों में क्या चलता है एक बार ही परिसंचरण चलता है जबकि हमारे अंदर दोहरा परिसंचरण चलता है रक्त का। ठीक है दूसरी ओर अन्य कशेरुकी में प्रत्येक चक्र में यह 2 बार हृदय में जाता है इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है आ जाओ आगे। देखो रक्तदाब रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के विरुद्ध जो दाब लगता है किसके मेरे भाई रुधिर वाहिकाओं की भित्ति के मतलब रुधिर वाहिकाएं जो मतलब तुम्हारी दीवार है रुधिर की मतलब जो हमारी नलियां हैं जैसे ये दिख रही है इसके विरुद्ध जो का दाब लगेगा उसको बोलते हैं रक्तदाब। यह दाब शिराओं की अपेक्षा धमनियों में बहुत अधिक होता है। धमनी के अंदर रुधिर का दाब नीले प्रकुंचन मतलब संकुचन के दौरान प्रकुंचन दाब होता है तथा नीले शीतलन के दौरान धमनी के अंदर का दाब अनुशीतलन दाब होता है मेरे भाई। मतलब जब एक बार तो हृदय सिकुड़ेगा और एक बार हृदय फूलेगा। तो जब सिकुड़ेगा तो उसको बोलते हैं प्रकुंचन दाब और जब फूलेगा तो उसको बोलते हैं अनुशीतलन दाब। तो जब सिकुड़ेगा तो दाब कितना होना चाहिए 80 और फैलेगा तो कितना होना चाहिए 120। तो बोलते हैं क्या मेरे भाई क्या बोलते हैं रक्तदाब का सूत्र। देखिए मेरे भाई सामान्य प्रकुंचन दाब लगभग 120 mm तथा अनुशीतलन दाब 80 mm होता है। ठीक है मेरे भाई देखो रक्तदाब 120/80 120 प्रकुंचन और 80 अनुशीतलन मापा जाता है। ठीक है चलो आगे देखो कैसे क्या नापा जाता है। रबर कप वायु से फूल गया है। भाई मेरे भाई देखो ये जो रबर का कप लगा हुआ है इसको इसने ऐसे देखा हो तुमने बीपी नापाने जाते हो
तरीके से फुला दिया। अब क्या हो गई, धमनी बंद हो गई, धमनी क्या हो गई, बंद। तो कफ में 120 से ऊपर आ गया, 120 से ऊपर आ गया। कफ में दाब इसमें क्या है, 120 से नीचे है, 120 से क्या है, नीचे। स्टेथोस्कोप से ध्वनि सुनी जाती है मेरे भाई, इसमें क्या की जाती है, ध्वनि जाती है। आगे देखो, कफ में दाब 80 से नीचे, कफ में दाब 80 से नीचे, कफ में दाब क्या होता है मेरे भाई, 80 से नीचे होता है, ठीक है। तो ध्वनि सुनाई नहीं देती। देखो मेरे भाई, ये क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, देखो पहले क्या करते हैं, इस तरीके से अपने पास आजकल तो मशीनें आने लग गई ऑटोमेटिक, लेकिन क्या करते हैं, पहले इस तरीके से क्या करते थे, इस तरीके से रबड़ को बांधते थे, वो ऐसे दबाते थे, धमनी बंद हो जाती थी। धमनी बंद हो जाती तो यहाँ पे देखते थे 120 पर आ गया, मतलब कि धमनी बंद है, धमनी क्या है, बंद है। अब धमनी की आवाज सुनेंगे, धमनी की आवाज अगर 120 तक है, 120 है तो मेरे भाई 120 मतलब कफ में दाब अगर 120 से है, 120 से नीचे तो ध्वनि जा सकती है, और अगर 80 से नीचे है तो ध्वनि सुनाई नहीं देगी, ठीक है। चलो आगे बढ़े मेरे भाई, देखो आंसू आ रहे हैं, आज मेरी हालत खराब हो रही है भाई, ठीक है। अभी तो 35 मिनट, अभी तो बहुत टाइम है मेरे भाई, इस चैप्टर को तो करा के छोड़ूंगा आज, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, आ जाओ। अब तो होने लपेट दूंगा आज। देखो स्फाइग्मो मैनोमीटर, भाई इसको देखो अपन ने थोड़ा सा गलत लिख लिया था, इसको थोड़ा सही करेंगे। मैंने क्या लिखा दिया था तुम्हें, स्फिग्मो नैनोमीटर है ना, स्फिग्मो नैनोमीटर नहीं है, क्या है, इसको ध्यान से लिखेंगे, तो लिख लेंगे सभी, स्फाइग्मो मैनोमीटर। ये भाई गलत हो गया था, कोई बात नहीं, सॉरी, ये कान पकड़कर। तो देखो क्या याद रखेंगे, स्फाइग्मो मैनोमीटर, स्फाइग्मो मैनोमीटर, स्फाइग्मो मैनोमीटर। स्फाइग्मो मैनोमीटर नामक यंत्र से रक्तदाब नापा जाता है। उच्च रक्तदाब को अति तनाव भी कहते हैं, और इसका कारण धमनिकाओं का सिकुड़ना है। इससे रक्त प्रवाह में प्रतिरोध बढ़ जाता है, इससे धमनी फट सकती है तथा आंतरिक रक्तस्रावन हो सकता है, मतलब कि अंदर नस फट जाएगी, शरीर के अंदर रक्त फैल जाएगा, ठीक है। आइए, नलिकाएं रुधिर वाहिकाएं, तो आगे देखो, धमनी व रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो देखो मेरे भाई, धमनी क्या कर रही है, धमका कर ले जाती है। हृदय से बात करेंगे, हमको जो बेस रखना है वो हृदय रखना है, मतलब लेके जाएगी तो हृदय से लेके आएगी, तो हृदय को लेके आएगी। ध्यान रखना है क्या, धमनी धमका कर ले जाती है, सिरा शर्मा कर लाती है, मतलब धमनी क्या करेगी, हृदय से लेकर जाएगी कहां तक, शरीर के विभिन्न अंगों तक। तो धमनी वे रुधिर वाहिकाएं हैं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। धमनी की भित्ति मोटी तथा लचीली होती है। क्या होती है मेरे भाई, लचीली और मोटी होती है, क्योंकि रुधिर हृदय से उच्च दाब से निकलता है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में लाती हैं, उनमें मोटी भित्ति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रुधिर में दाब होता है, बल्कि उनमें रुधिर को एक ही दिशा में प्रवाहित करने के लिए वाल्व होते हैं, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। बताओ कोई दिक्कत, अंतर लिखा है ना मैंने शिरा और धमनी में, वही चीजें हैं। देखो, किसी अंग या उत्तक तक पहुंचकर धमनी उत्तरोत्तर छोटी छोटी वाहिकाओं में विभाजित हो जाती है, जिससे सभी कोशिकाओं में से रुधिर का संपर्क हो सके। सबसे छोटी वाहिकाओं की भित्ति एक कोश की है, मोटी होती है, और रुधिर एवं आसपास की कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का विनिमय इस पतली भित्ति के द्वारा ही होता है। कोशिकाएं मतलब केशिकाएं तब आपस में मिलकर शिराएं बनती है तथा रुधिर को अंग या ऊतक से दूर ले जाती हैं। तो केशिकाओं में क्या होता है, जहां पे धमनी और शिराएं या शुद्ध या अशुद्ध रक्त, ऑक्सीजनीकृत या विऑक्सीजनीकृत रक्त आकर मिलता है, वहां वो कहाँ मिलता है, केशिकाओं में मिलता है मेरे भाई, कोशिकाओं में नहीं, केशिकाओं में। कैपिलरीज की बात कर रहा हूं, कैपिलरीज की बात कर रहा हूं, सेल्स की बात नहीं कर रहा। आ जाओ, प्लेटलेट्स द्वारा अनुरक्षण, मतलब जो प्लेटलेट होती है हमारे ब्लड में, वो क्या करती है, मेंटेनेंस का काम करती है, अनुरक्षण का कार्य करती है। कैसे करती है, आ जाओ। इन नलिकाओं के तंत्र में यदि रिसना प्रारंभ हो जाए तो क्या होगा, कि मेरे भाई अगर ये नलिकाएं जो थी ये रिसने लग जाएं, रिसने का मतलब इनसे मतलब श्रावण होने लग जाए बाहर, तो क्या होगा। उन स्थिति पर विचार कीजिए जब हम घायल हो जाए और रक्तस्राव होने लगे। तंत्र से रुधिर की हानि प्राकृतिक रूप से कम होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त रक्तस्राव से दाब में कमी आ जाएगी, जिससे पंपिंग प्रणाली की दक्षता में कमी आ जाएगी। इसे रोकने के लिए रुधिर में प्लेटलेट्स कोशिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर मार्ग अवरुद्ध कर देती है। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, रुधिर का थक्का बनाने में काम करती हैं। जब ये ब्लड जो हमारी ब्लड ये सब डक्ट बोल रहे हैं अपन, वाहिकाएं बोल रहे हैं, ठीक है, जो अपनी ये शिरा और धमनी है मतलब रक्त वाहिकाएं हैं, जब ये रक्त वाहिकाओं से रक्त रिसना प्रारंभ कर देता है तो प्लेटलेट्स बनती हैं। और ये प्लेटलेट्स क्या करती है मेरे भाई, क्या करती है मेरे भाई, रुधिर को काम करती हैं, ठीक है, रुधिर को रोकने का काम करती है, मतलब रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। चलो आगे देखते हैं मेरे भाई, लसिका। देखो मेरे भाई, लसिका
रुधिर और लसिका में अंतर पूछा है, मैंने तुम्हें बताया था। रुधिर और रक्त और लसिका में अंतर, रक्त और लसिका में अंतर पूछा है इस बार, ठीक है। जो सप्लीमेंट्री की एग्जाम हुई थी 7 अगस्त को, उसमें ये पूछा है रक्त व लसिका में अंतर बताइए। देखो, एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर वाहिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। मेरे भाई जब रिसेंगी, सॉरी प्लेटलेट्स नहीं बनेंगी, गलती हो गई। जब ये रिसेंगी, देखो भाई दिमाग थोड़ा सा ऐसे काम कर रहा है कि इस पकड़ने में काफी टाइम लग रहा है मुझे। रियल बात तो यह है, हालात नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ा रहा हूँ। देखो लसिका क्या है, प्लेटलेट्स तो भाई क्या होती है, रक्त में ही। प्लेटलेट्स तो क्या होती है, रक्त में। मैंने लिखाया था ना प्लेटलेट्स में, मतलब भाई रक्त के 2 भाग होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं, हमारे रक्तकण होते हैं। रक्तकण में मैंने तुम्हें लिखाया था क्या क्या, मेरे रक्तकण में मैं लिखाया था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और मतलब प्लेटलेट्स, ठीक है, ये लिखाए थे हाँ गुरुजी, ठीक है। भाई देखो रक्त जो होता है वो 2 भागों से मिलकर बनाता है, प्लाज्मा और रक्तकण से। प्लाज्मा में तो अपन ने प्लाज्मा पढ़ लिया, रक्तकण में अपन ने पढ़ा मेरे भाई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। मैंने तीनों पढ़ाई, इसमें तो दे भी नहीं रखी, मैंने पढ़ाया है, ठीक है। चलो, रक्त एक अन्य प्रकार का द्रव है जो वहन में भी सहायता करता है, इसे लसिका या उत्तक तरल कहते हैं। केशिकाओं की भित्ति में, केशिकाएं हैं भाई, ध्यान से समझना, कोशिकाएं नहीं है, केशिकाएं। केशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा कुछ प्लाज्मा, प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं बाहर निकलकर उत्तक के अंतरकोशिकीय अवकाश में आ जाते हैं तथा उत्तक तरल या लसिका का निर्माण करते हैं। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही है, लेकिन यह रंगहीन तथा इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होते हैं। लसिका अंतरकोशिकीय अवकाश से लसिका केशिकाओं में चला जाता है, जो आपस में मिलकर बड़ी लसिका वाहिका बनाती है और अंत में बड़ी शिरा में घुलती है। क्या करती है मेरे भाई, अंत में बड़ी शिरा में खुलती है। पचा हुआ तथा क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित वसा का वहन लसिका के द्वारा ही होता है। ध्यान से समझ लेंगे, वसा का वहन किसके द्वारा, लसिका के द्वारा, ठीक है। ऑक्सीजन का वहन या गैसों का आदान पर ऐसे बोलेंगे अपन कि भाई ऑक्सीजन का वहन होता है वो रक्त के द्वारा, और लसिका के द्वारा किसका वहन होता है मेरे भाई, किसका वहन होता है, वसा का वहन होता है। और अतिरिक्त तरल को बाह्य कोशिकीय अवकाश से वापस रुधिर में ले जाता है। अब आ जाता है पादपों में परिवहन मेरे भाई। अब पादपों में परिवहन क्या भाई, भोजन का और किसका मेरे भाई, खाद्य पदार्थों का, जल का और खाद्य पदार्थों का, हाँ गुरुजी। पादपों में परिवहन हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पादप किस तरीके से CO2 शरीर के सरल यौगिक लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का भंडारण क्लोरोफिल युक्त अंगों, विशेष रूप से पत्तियों में करते हैं। पादप शरीर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री अलग से प्राप्त की जाती है मेरे भाई। पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा दूसरे खनिज लवणों के लिए मृदा निकटतम तथा प्रचुरतम स्रोत है, इसलिए इन पदार्थों का अवशोषण जड़ों द्वारा जो मृदा के संपर्क में रहते हैं किया जाता है। यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में तथा क्लोरोफिल युक्त अंगों में बहुत दूरी क्या है भाई, बहुत कम है, तो ऊर्जा व कच्ची सामग्री पादप शरीर के सभी भागों में आसानी से विसरित हो सकती है। यदि पादप शरीर की अभिकल्पना में परिवर्तन के कारण ये दूरियां बढ़ जाती है, तो पत्तियों में कच्ची सामग्री तथा जड़ों में ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए विसरण प्रक्रम पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी स्थिति में परिवहन की एक सुदृढ़ प्रणाली आवश्यक हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। ये कह रहा है कि मेरे भाई अगर आसपास ही, देखो क्या कह रहा है ये मेरे भाई, क्या कह रहा है कि भाई मृदा अगर निकटतम है, जो पोषक तत्व वो आसानी से हमको क्या मिल रहे हैं, निकटतम तरीके से मिल रहे हैं, आसपास से ही मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति आ गई कि भाई ये दूर दूर हो गई, तो हमें एक सुदृढ़ प्रणाली की जरूरत पड़ेगी। अब मेरे भाई जैसे शरीर है, अब एक कोशिका यहाँ पे, एक कोशिका यहाँ पे, इतनी हमें क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा तो जहद करनी पड़ेगी। चलो आगे देखते हैं। तो मेरे पे क्या कह रहा था, यदि मृदा के संपर्क वाले अंगों में और क्लोरोफिल युक्त अंगों में, भाई मृदा के और क्लोरोफिल के जो अंग है इनके मतलब दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, इसलिए इनमें आसानी से क्या हो जाता है, विसरण हो जाता है। अगर ये दूरी अगर दूर दूर होती तो मेरे लिए अपनों को क्या अपनानी पड़ती है, सुदृढ़ प्रणाली अपनानी पड़ती। विभिन्न शरीर अभिकल्पना के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भिन्न होती है। पादप प्रचलन नहीं करते और पादप शरीर का एक बड़ा अनुपात अनेक ऊतकों में मृत कोशिकाओं का होता है। इसके परिणाम स्वरूप पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है तथा वे अपेक्षाकृत धीमी वहन तंत्र प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं। जिन दूरियों पर परिवहन तंत्र का प्रचालन कर रहे हैं, लंबे वृक्षों में वो बहुत अधिक हो सकती है। पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। ये 2 पद स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित है। एक जाइलम जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है, दूसरा फ्लोएम पत्तियों से जहां प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं पौधों के अन्य भागों तक वहन करता है। अब हम इन ऊतकों की रचना विस्तार से कक्षा 9 में पढ़ चुके, ठीक है मेरे भाई। ये वही कहना चाह रहा है कि भाई इसमें
क्या क्या बताया है। पादपों में वहन की बात की है मैंने, पादपों में वहन के लिए मैंने तुम्हें 2 चीज़ दिखाई थी कि मेरे भाई वहन किन चीज का होगा, या तो खाद्य पदार्थों का होगा या जल का और खनिज लवणों का होगा। हाँ गुरुजी आपने बताया था। तो मेरे भाई ध्यान से समझना कि जल का जो वहन करेगा वो जाइलम तक करेगा, कहाँ से लेगा, मृदा से लेगा, किसके थ्रू लेगा, जड़ के थ्रू। भाई जो मृदा होगी, जो जड़ होंगी, जड़ में जड़ बाल कोशिकाएं होंगी, जड़ बाल कोशिकाएं से जल का अवशोषण करेंगी, जाइलम तक जाएंगी। जाइलम उत्तक क्या करेगा, उन सभी को जल जल अवशोषित करेगा, उसको जो भी हमारा पादप है उसकी सभी कोशिकाओं में क्या करेगा, विस्तृत कर देगा। ऐसे ही हमारे पास फ्लोएम होता है। फ्लोएम क्या करता है मेरे भाई, जो भोजन बनता है प्रकाश से पत्तियों पे प्रकाश पड़ता है सूर्य का, तो क्लोरोफिल की जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भोजन बनता है उसको फ्लोएम उत्तक क्या करता है, वहन करता है। मतलब कि जो फ्लोएम उत्तक है वो क्या करता है, सभी कोशिकाओं को या सभी पेड़ पौधों जो पादप के सभी भाग है उस तक कौन पहुंचाता है, फ्लोएम उत्तक पहुंचाता है। एक चीज और याद रखनी थी हमें, क्या चीज याद रखनी थी, जो फ्लोएम उत्तक होता है मेरे भाई, फ्लोएम उत्तक और जो जाइलम उत्तक है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध कार्य करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कार्य करते हैं। मतलब कि जड़ों से पत्तियों तक जाते हैं, मतलब कि नीचे पर लेके जाते हैं। जबकि गुरुत्वाकर्षण क्या करता है, गुरुत्वाकर्षण किसी भी चीज पर नीचे की तरफ क्या लगाता है, बल लगाता है। तो ये क्या करता है, उसके विरुद्ध कार्य करते हैं जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, चलो ये बात इसने कही है। चलो आगे देखते हैं। जल का परिवहन, इसकी भी मैंने अलग से हेडिंग लगा के लिखवाई है। जो जो टॉपिक दिए हैं, जिस तरीके से इसने लिखवाया है उस तरीके से लिखवाया है मैंने, उसके लिए ओनली और समझाने के तरीके से मैंने लिखवाया है। ठीक है, जाइलम उत्तक में जड़ों, तनों तथा पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती है जो पादप के सभी अंगों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में तथा वे सक्रिय रूप से आयन प्रदान करती है। यह जड़ और मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा से जल जड़ में प्रवेश कर जाता है। इसका अर्थ है कि जल अनवरत, अनवरत का मतलब है बिना रुके हुए गति से जड़ के जाइलम में जाता है और जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर फैला जाता है। जो हम आमतौर पर पादपों की ऊंचाई देखते हैं, यह दाब जल को वहां तक पहुंचाने के लिए स्वयं में पर्याप्त नहीं है। पादप जाइलम द्वारा अपने सबसे ऊंचाई के बिंदु तक जल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आगे देखिए, लगभग एक ही आकार के तथा बराबर मृदा वाले 2 गमले लीजिए, एक में पौधा लगा दीजिए तथा दूसरे गमले में पौधे की ऊंचाई को एक छड़ी पौधे की ऊंचाई की एक छड़ी लगा दीजिए। एक में तो पौधा लगा दीजिए, एक में छड़ी लगा दीजिए। मान लो 2 पौधे लिए अपन ने, 2 एक तो ये पेड़ ले लिया, ठीक है, एक तो ये पेड़ ले लिया, मान लो ये पेड़ ले लिया, ये तो क्या असली पौधा है। और इसमें मैंने आपका मतलब जैसे इतना बड़ा है तो इतनी बड़े मैंने क्या ले लिया, पेड़ ले लिया। मतलब एक इतना क्या ले लिया, मतलब कोई छड़ी ले ली, कोई टुकड़ा ले लिया लकड़ी का या बांस का या कुछ भी। हमने बांस का नहीं लेना, बांस तो पेड़ है, तो हमें क्या लेना है, एक छड़ी ले लेनी है। उस छड़ी को इतनी लंबाई का हमने पौधा लगाया, उतनी लंबाई की हम क्या लगा देंगे, छड़ी लगा देंगे। ठीक है, आगे देखो, दोनों गमलों की मिट्टी प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए में नमी का वाष्पन ना हो सके। मेरे भाई इनको क्या कर देंगे, बिल्कुल टाइट कर देंगे, पैक कर देंगे। तो तुम देखोगे कि जो पौधा था, असली वाला पौधा था, उसमें वाष्प की कुछ बूंदें आ जाएंगी। वाष्प की क्या आ जाएंगी, कुछ बूंदें आ जाएंगी। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जो जाइलम और फ्लोएम उत्तक है भाई, इनमें इतनी बस की नहीं है कि सीधा सीधा उसको पहुंचा दे। ये वाष्पन का भी प्रयोग, वाष्पीकरण क्या लेते हैं, काम में लेते हैं, जिसको हम वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो देखो, दोनों गमलों को एक पौधे के साथ और दूसरे के छड़ी के साथ प्लास्टिक की शीट से ढक दीजिए। क्या आप दोनों में कोई अंतर देखते हैं? हाँ देखते हैं मेरे भाई। एक में क्या हो जाता है, पानी की बूंदे आ जाती है जिसमें लगा हुआ था, और जिसमें छड़ी लगी हुई थी कोई भी बूंदे बूंदे नहीं आती। क्यों आई है? वाष्पोत्सर्जन के कारण। यह मानकर कि पादप को पर्याप्त जलापूर्ति है, जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है। चूषण मतलब चूसना, सख करना, सोखना एक तरीके, जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ये डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी। देखो, अतः वाष्पोत्सर्जन जल के अवशोषण एवं जड़ से पत्तियों तक जल तथा उसमें विलेय खनिज लवणों के ऊपरी मुखी गति में सहायक है। ये भी बात मैंने लिखवाई है। यह ताप के नियमन में भी सहायक है। जल के वहन में मूलदाब रात्रि के समय विशेष रूप से प्रभावी होता है। दिन में जब रंध्र खुलते हैं तो वाष्पोत्सर्जन कर्षण जाइलम में जल की गति के लिए मुख्य प्रेरक बल होता है। ऐसे कैसे मैंने लाइन लिखवाई है। ठीक है मेरे भाई, ये देखो यहाँ पे इन्होंने एक पेड़ दिया है, किस तरीके से मेरे भाई देखो, ये जल क्या कर रहा है, अवशोषित कर रहा है और इस तरीके से तक पहुंचा रहा है। ठीक है, भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण। अब तक हम पादप में जल और खनिज लवणों की चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि उपापचयी क्रियाओं के उत्पाद विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में होता है तथा पादप के अन्य भाग कैसे मतलब अन्य भागों में कैसे भेजा जाता है भोजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है और यह संवहन उत्तक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा
फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का परिवहन भी करता है। ये पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण, अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। ध्यान से समझ लेंगे, भोजन तथा अन्य पदार्थों का स्थानांतरण संलग्न साथी कोशिका की सहायता से चालनी नलिका में ऊपरी मुखी तथा अधोमुखी दोनों दिशाओं में होता है। मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ही मेरे भाई, जैसे ही एक कोशिका के पास क्या पहुंचेगी भाई, जल की मात्रा अधिक हो जाएगी, दूसरे के पास कम हो जाएगी, तो परासरण की क्रिया होगी और उस परासरण की क्रिया में अधिक जिसके पास जल है, जिसके पास जल की सांद्रता अधिक है, जल का सांद्रण जहां अधिक है, उससे क्या होने लग जाएगा, कम सांद्रता की ओर जल का प्रवाह होने लग जाएगा। मतलब कि दूसरी कोशिकाओं तक भी जल का परिवहन होने लग जाएगा, भोजन का परिवहन होने लग जाएगा। ये ऊपरी मुखी भी होता है, मतलब ऊपर की मुखी है, और अधोमुखी है, मतलब कि दोनों दिशाओं में होता है। जाइलम द्वारा परिवहन जिसे सामान्य भौतिक बलों द्वारा समझाया जा सकता है, से विपरीत फ्लोएम तथा स्थानांतरण है जो ऊर्जा के उपयोग से पूरा होता है। सुक्रोज शरीर के पदार्थ फ्लोएम ऊतक में एटीपी से प्राप्त ऊर्जा से स्थानांतरित होते हैं। जो ये सुक्रोज वगैरह जो बनते हैं वो किसके द्वारा, एटीपी के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। एटीपी ऊर्जा देती है इनको स्थानांतरित करने के लिए। ध्यान से समझेंगे, आगे देखेंगे। यह ऊतक का परासरण दाब बढ़ा देता है जिससे जल इसमें प्रवेश कर जाता है। यह दाब पदार्थों को फ्लोएम से उस ऊतक तक ले जाता है जहां दाब कम होता है। यह फ्लोएम को पादप की आवश्यकता के अनुसार पदार्थों का स्थानांतरण कराता है। उदाहरण के लिए बसंत में जड़ व तने के ऊतकों में भंडारित शर्करा का स्थानांतरण कलिकाओं में होता है जिससे वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है मेरे भाई। ठीक है, आगे आ जाओ। देखो, मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं, इन घटकों के कार्य क्या है। तो वहन तंत्र के घटक कौन कौन से भाई बताओ। रक्त व लसिका और ये सारे के सारे क्या है मेरे भाई, ये वहन के घटक हैं। ठीक है, आगे देखो। स्तनधारी तथा पक्षियों में ऑक्सीजन तथा विऑक्सीजन रुधिर को अलग करना क्यों आवश्यक है। क्यों आवश्यक है मेरे भाई, क्योंकि हमको ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनको अलग अलग करना आवश्यकता है। उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या है, बताओ। उच्च संगठित पादपों में वहन तंत्र के घटक क्या है मेरे भाई, है ना। तो जाइलम, जाइलम और फ्लोएम में, साथ में वाष्पोत्सर्जन क्या भी है। पादप में जल और खनिज लवण का वहन कैसे होता है। पादपों में जल और खनिज लवण का वहन जाइलम और फ्लोएम ऊतक से होता है। जाइलम के द्वारा जल का और फ्लोएम के द्वारा खनिज, मतलब जल के जाइलम के द्वारा ही जल और खनिज लवण होता है, वहन होता है। पादप में भोजन के स्थानांतरण कैसे होता है, फ्लोएम ऊतक के द्वारा होता है। फ्लोएम ऊतक कैसे किस तरह है ये अपन ने पढ़ लिया। उत्सर्जन की बात करते हैं, आ जाओ। हम चर्चा कर चुके हैं जीव प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण में जनित वर्ज्य गैसों से कैसे छुटकारा पाते हैं। अन्य उपापचयी क्रियाओं में जनित नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को निकालना आवश्यक है। वह जैव प्रक्रम जिसमें इन हानिकारक उपापचयी वर्ज्य पदार्थों का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। विभिन्न जंतु इसके लिए विविध युक्तियां करते हैं। बहुत से एक कोशिक जीव इन अपशिष्टों को शरीर की सतह से जल में विसरित कर देते हैं, जैसा हम अन्य प्रक्रम में देख चुके हैं। जटिल बहुकोशिकीय जीव इस कार्य को पूरा करने के लिए विशिष्ट अंगों का उपयोग करते हैं। मानव में उत्सर्जन की बात करें तो मानव के उत्सर्जन तंत्र जो कि दिख रहा है हमारे मेरे भाई, इसमें एक जोड़ा वृक्क पाया जाता है। देखो ये जो पाई जा रही है सेम के बीज के आकार के समान क्या होती है, सेम के बीज की समान क्या होती है, इनकी आकृति होती है, इनका संरचना होती है मेरे। आगे देखेंगे तो मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होता है। कहाँ होता है मेरे भाई, उदर में। देखो ध्यान से समझेंगे, वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर। ठीक है, जो हमारे पेट है मेरे भाई, ये रीढ़ की हड्डी हमारे पीछे जा रही है यहाँ पे इस तरीके से, जैसे तुम देखिए अपना तो पिछला हिस्सा हो गया, यहाँ पे पीछे आगे यहाँ बढ़ जाते हैं। यहाँ पे होती है हमारी किडनी, क्या होती है मेरे भाई, किडनी होती है। क्या होती है, किडनी। देखो मेरे भाई आगे देखेंगे, उधर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होती है। वृक्क में मूत्र बनाने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक कि मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। देखो मूत्र किस प्रकार तैयार होता है। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से वर्ज्य पदार्थों को छानकर बाहर करना है। फुफ्फुस में CO2 रुधिर से अलग हो जाती है, जबकि नाइट्रोजनी पदार्थ, वर्ज्य पदार्थ जैसे यूरिया या यूरिक अम्ल वृक्क में रुधिर से अलग कर लिए जाते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं कि वृक्क में आधारी निस्यंदन एकक फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का एक गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छा एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्रित करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। मेरे भाई देखो ये हमारा चित्र था, ये किडनी, मतलब ये हमारी किडनी होती है, दो सेब के आकार की, सेम के बीज हली आती है ना सेम की के आकार की। ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाती है मेरे भाई, देखो शिरा है नीले रंग की, धमनी कैसे है लाल रंग की। ठीक है, ये होता है तुम्हारा मूत्राशय, ये होता है मूत्रमार्ग, ये ला रही है जो क्या है मूत्रवाहिनी, ला रही है वो क्या है मूत्रवाहिनी है। देखो मेरे भाई ठीक है, आ गया मेरे भाई समझ में, कोई दिक्कत इसमें। आगे देख, ये होता है तुम्हारा भाई नेफ्रॉन, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। ये गुच्छा होता है जिसको वोमेन संपुट क्या बोलते हैं, वोमेन संपुट या वोमेन कैप्सूल।
ठीक है। ये क्या होता है? ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस, और ये क्या बना रहे थे बताओ? कमेंट करेंगे क्या बना रहे थे, बताओ। क्या पिगी, क्या पिगी, क्या बताओ? हाँ, क्या बना रहे थे? याद है? बताओ, कमेंट करेंगे सभी, सभी कमेंट करेंगे। देखो याद आ जाना चाहिए। पिगी तो याद आ गया, लेकिन अब कुछ याद नहीं आ रहा, बताएंगे सभी। हाँ, पिगी पिगी मत लिखो, सारी चीजें लिखो, लिखो मेरे भाई, लिखो। देखो मेरे भाई, ये शाखा है, द्वरक धमनी है, ये संग्राहक वाहिनी है जिसमें संग्रहण होता है। आगे देखो, रक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं, जो आपस में निकटता से पैक रहते हैं। प्रारंभिक निस्यंद में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इस नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। जल की मात्रा, पुनरावशोषण, शरीर में उपलब्ध अतिरिक्त जल की मात्रा पर तथा कितना विलेय वर्ज्य उत्सर्जित करना है, इस पर निर्भर करता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्र वाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ता है। ठीक है मेरे भाई, मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है तथा जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उससे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशीय होता है मेरे भाई। मूत्राशय कैसा होता है? पेशीय, मतलब पेशियों का बना होता है। मूत्राशय में मूत्र भंडारित रहता है जब तक कि फैले हुए मूत्राशय का दाब मूत्र मार्ग द्वारा उससे बाहर न कर दे। मूत्राशय पेशी होता है, अतः यह तंत्रिका नियंत्रण में है मेरे भाई। यह तंत्रिका के नियंत्रण में है मेरे भाई। जो हम टॉयलेट वगैरह करते हैं तो के नियंत्रण में है, तंत्रिका के नियंत्रण में। हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हमारा शरीर का नियंत्रण, मतलब किस तरीके से कंट्रोल रहता है, किस तरीके से एडजस्ट कर पाते हैं, समन्वय किस तरीके से बनता है, वो सारी चीजें इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। परिणाम स्वरूप हम प्राय मूत्र निकासी को नियंत्रित कर लेते हैं। क्या मेरे भाई? ये देखो मेरे भाई, ये मैंने कृत्रिम अपोहन तो जो मैंने बताया था। उत्तरजीविता के लिए वृक्क जैव अंग है। कई कारक जैसे संक्रमण, आघात या वृक्क में सिर प्रभाव वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं। यह शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपक्रिया, अपक्रिया का मतलब जब ये क्रिया नहीं कर रहा मेरे भाई, जब तुम्हारा वृक्क या किडनी है जो क्रिया नहीं कर रही है, मतलब चालू नहीं है, उस स्थिति में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से अपोहन, मतलब डायलिसिस द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगम्य आस्तर वाली नलिकाओं से युक्त होता है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती है। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन अपशिष्ट नहीं होते। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं में प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर से अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। यह वृक्क के कार्य के समान है, लेकिन एक अंतर है कि इसमें कोई पुनरावशोषण नहीं है। प्राय एक स्वस्थ वयस्क में 80 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क में होता है, यद्यपि एक दिन में उसका आयतन वास्तव में 1 या 2 लीटर है, क्योंकि शेष निस्यंद वृक्क नलिकाओं में पुनरावशोषित हो जाता है। ये मैंने तुम्हें बताया था मेरे। आगे देखो, पादपों में उत्सर्जन की बात करें तो देखो, पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं मेरे भाई, मतलब इनमें बहुत अलग है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कहीं जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधे ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। वे अतिरिक्त जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा छुटकारा पा सकते हैं। पादपों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं और वे अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का क्षय भी कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिका में संचित रहते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते हैं मेरे भाई। अंगदान, अंगदान, अंगदान एक उदार कार्य है मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, क्या बता रहा हूं है कि अभी भाई मेरे भाई एक दोस्त ने किया है ना, इस कर नहीं पा रहा, पता नहीं पा रहा, हिम्मत हुई तो ये। चलो देखते हैं जो रहता है, आगे देखते हैं। देखो चलो, देखो अभी कोई वादे नहीं कर रहा, मैं वादे नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ये है कि हाँ, कोशिश करूंगा बेहतर हो सके। चलो, अंगदान एक उदार कार्य है जिसमें ऐसे व्यक्ति को अंगदान दिया जाता है, अंगदान किया जाता है जिसका कोई अंग ठीक से कार्य न कर रहा हो। यह दानदाता और उनके परिवार वालों की सहमति के द्वारा किया जाता है। अंग और ऊतक दान में दानदाता की उम्र व लिंग मायने नहीं रखता। प्रत्यारोपण किसी व्यक्ति के जीवन को बचा या बदल सकता है। ग्राही के अंग खराब अथवा बीमारी या चोट की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण अंग प्रत्यारोपण आवश्यक हो जाता है। अंगदान में किसी एक व्यक्ति दाता के शरीर से शल्य चिकित्सा द्वारा अंग निकालकर किसी अन्य व्यक्ति ग्राही के शरीर में प्रत्यारोपित किया जाता है। सामान्य प्रत्यारोपण में कोर्निया, गुर्दे, दिल, यकृत, अग्नाशय, फेफड़े, आंत और अस्थि मज्जा शामिल है। अधिकांशतः अंगदान व ऊतक दान दाता की मृत्यु के ठीक बाद होते हैं, या जब डॉक्टर किसी व्यक्ति के मस्तिष्क को मृत घोषित करता है तब। लेकिन कुछ अंगों जैसे कि गुर्दे, यकृत का कुछ भाग, फेफड़े इत्यादि और ऊतकों का दान दाता के जीवित होने पर भी किया जाता है मेरे भाई। अभी मेरा एक दोस्त है रिंकू सैनी, है ना, इधर से है अपने
जाना वाला रास्ता है उस पे से है भाई। उस बंदे की हिम्मत है और उस बंदे को भाई दिल से सलाम है, दिल से सैल्यूट है भाई। रिंकू को बहुत दिल से सैल्यूट है, इसलिए सैल्यूट है मेरे भाई क्योंकि उन्होंने अपने उन्होंने अपना अंगदान मतलब अंगदान का जो फॉर्म है वो भर चुके हैं। अब भर चुके हैं तो वो अंगदान तो होगा मेरे भाई, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी हिम्मत है, एक बड़ा नेक काम है मेरे भाई, जो उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई है और लोगों को प्रेरित किया है मेरे भाई। मैं तो देखो प्रेरित था पहले से भी और प्रेरित और हो चुका हूं, ठीक है। कोशिश कर रहा हूं मैं भी कि मैं भी इस हिम्मत को बांध पाऊं और मैं कर पाऊं। तो मेरे भाई रिंकू भाई आपको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है ना, कि आपने एक ऐसा नेक काम अपने कंधों पर ले लिया, एक अपना जीवन को भाई दूसरे दूसरे लोगों के जीवन में मेरे भाई, जो आपका दिल है वो किसी और में भी धड़केगा, आपकी जान किसी और जानों में भी बसेगी। इसके लिए मेरे भाई आपको दिल से शुक्रिया है मेरे भाई रिंकू सैनी। हाँ जिनका हाँ 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 जान गए होंगे, रिंकू सैनी है मेरे भाई। हाँ प्रिंटिंग प्रेस भी है उनका, हाँ चलो ठीक है, तक्ष प्रिंटिंग प्रेस, हाँ चलो कोई बात नहीं, प्रमोशन ही सही, तक्ष प्रिंटिंग प्रेस के नाम से है वो। रिंकू सैनी है मेरे भाई। उन भाई ने भाई बहुत, मेरे तो खैर दोस्त हैं लेकिन भाई बहुत अच्छा नेक काम किया है, ठीक है मेरे भाई। चलो देखो आगे देखते हैं। वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना है, क्रिया विधि का निर्माण कीजिए। दोनों चीजें मैंने बताई हैं आपको। उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं, ये भी देखेंगे। मूत्र बनने की मात्रा का नियमन किस प्रकार होता है, वो भी अपन ने देख लिया, ठीक है। चलो मैं इनके डाल दूंगा मेरे भैया ना। ये देखो ये सारी आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा है, चलो मैं इसको भी पढ़ा देता हूँ। चलो देखो आपने क्या सीखा। विभिन्न प्रकार की गतियों को जीवन सूचक माना जा सकता है, जैसे भी गतियां होंगी उनको जीवन का माना जाएगा भाई, इसमें जीव पाया जाता है। जीवन के अनुरक्षण के लिए पोषण, श्वसन, शरीर के अंदर पदार्थों का संवहन तथा अपशिष्ट उत्पादों का उत्सर्जन आदि प्रक्रम आवश्यक है। स्वपोषी पोषण में पर्यावरण से सरल अकार्बनिक पदार्थ लेकर तथा बाह्य ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य का उपयोग करके उच्च ऊर्जा वाले जटिल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करना है। विषमपोषी पोषण में दूसरे जीवों द्वारा तैयार किए जटिल पदार्थों का अंतर्ग्रहण होता है। मनुष्य में खाए गए भोजन का विखंडन भोजन नली के अंदर कई चरणों में होता है तथा पाचित भोजन शुद्धांतर में अवशोषित करके शरीर की सभी कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिकों का विखंडन होता है, जिससे एटीपी का उपयोग कोशिका में होने वाली अन्य क्रियाओं को ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। ये तो सारी चीजें सिखा दी भाई मेरे भाई, है ना। तीसरी बार चल रहा है सिखाने का काम। श्वसन वायवीय है, अवायवीय हो सकता है। वायवीय श्वसन जीव को अधिक ऊर्जा प्रदान करता है मेरे भाई, ऊर्जा प्राप्त करता है, ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, भोजन तथा उत्सर्जित उत्पाद शरीर के पदार्थों का संवहन परिसंचरण तंत्र का कार्य होता है। परिसंचरण तंत्र में हृदय, रुधिर तथा रुधिर वाहिकाएं होती है। उच्च विभेदित पादपों में जल, खनिज, लवण तथा भोजन तथा अन्य पदार्थों का परिवहन संवहन ऊतक का कार्य है, जिससे जाइलम फ्लोएम होते हैं मेरे भाई। जिसमें क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं। मनुष्य में उत्सर्जित उत्पाद विलेय नाइट्रोजन यौगिक के रूप में वृक्काणु में नेफ्रॉन द्वारा निकाले जाते हैं। पादप अपशिष्ट पदार्थों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए विविध तकनीकों का उपयोग करते हैं मेरे भाई। उदाहरण के लिए अपशिष्ट पदार्थ कोशिका रिक्तिके में संचित किए जाते हैं या गोंद व रेजिन के रूप में तथा गिरती पत्तियों द्वारा दूर किया जा सकता है। ये अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं मेरे भाई। रेजिन या गोंद, ये मेरे भाई यहां से प्रश्न पूछा गया इसे पिछले साल, मतलब कि 2024 में जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाना शुरू किया बच्चों के, ये प्रश्न पूछा गया गोंद व रेजिन का मेरे भाई। इस बार मैंने नोट डाल के लिखवा दिया, वो यहां से पूछा गया रेजिन व गोंद मेरे भाई किसका है ये। पादप क्या करते हैं, उत्सर्जन में रेजिन व गोंद क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं मेरे भाई अभ्यास वाले प्रश्नों पर। मानव में वृक्क का एक तंत्र भाग है जो किससे संबंधित है, उत्सर्जन से। पादप में जाइलम जल का वहन स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी है मेरे भाई, बताओ उपरोक्त तो सभी, ठीक है। पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है पायरुवेट के विखंडन से। बताओ क्या होता है मेरे भाई, बताओ क्या होगा इसमें। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। कौन देता है बताओ, बताएंगे सभी, ठीक है। यह क्रिया होती है कहां पे होती है बताओ, कोशिका द्रव में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवक में या केंद्रक में। तो मेरे भाई हरितलवक और केंद्रक में तो होती नहीं है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका द्रव में, ये बताएंगे, ठीक है। बताएंगे कहां पे होती है, कमेंट करेंगे सभी, कमेंट करेंगे सभी भाई। मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, मुझे तो आता है क्या आता है, मुझे तो पता है क्या आता है, ठीक है। जब मैंने 2 हटा दिया तो तीसरा भी हटा दूंगा, तीसरा भी हटा दूंगा, कौन सा हटाऊंगा ये नहीं पता, मैं बताऊंगा नहीं, है ना। ये तुम्हें करना है और कमेंट में बताना है गुरुजी ये वाला होगा, ठीक है। चलो हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यह प्रक्रम कहाँ होता है बताओ। पाचन कहाँ पे होता है, वसा का पाचन कैसे होता है बताओ, ठीक है। बताया मैंने वसा का पाचन कहाँ पे होगा, पेट में जाकर कौन सा हिस्सा होता है जहाँ पे पाचन होता है वसा का, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है, कहाँ पे होता है। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, लार में एंजाइम होते हैं जो भोजन को लसा लसा चिपचिपा बना देते हैं और ये क्या कर देते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में कर देते हैं। इनमें एंजाइम होते हैं जो कि भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। और अच्छे तरीके से मैं लिखित में दे दूं,
स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? इसके लिए उपात्त क्या है भाई? स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जल चाहिए, और उसके अलावा हमें क्या चाहिए? क्लोरोफिल चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए। आगे देखिए, वायु तथा अवायवीय श्वसन में वायु की उपस्थिति किया जाता है वायवीय, जो वायु की अनुपस्थिति जाता है अवायवीय। कुछ जीवों के नाम लीजिए जिनमें अवायवीय श्वसन होता है, तो बता देंगे मेरे भाई कौन कौन। ठीक है, चलो। गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिका किस प्रकार अभिकल्पित है? गोलाकार में है। ठीक है, आगे देखेंगे, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रक्त के परिसंचरण में दिक्कत आने लग जाएगी। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए, ये क्यों आवश्यक है? दोहरा परिसंचरण मैंने कर रखा है कि तो व्याख्या। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? इस वाले प्रश्न को जरूर कर लेंगे। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन के नाम हो सकते हैं। ठीक है, इसको जरूर करेंगे सभी। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वहन में क्या अंतर है? जाइलम जल का करता है, फ्लोएम भोजन का करता है। फुफ्फुस में कुपिकाओं की तथा वृक्क में वृक्काणु नेफ्रॉन की रचना क्रियाविधि की तुलना कीजिए। अपन ने दोनों चीज बता दी है मेरे भाई, ये चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई। बहुत बहुत थैंक यू आप सभी का, आपने इतना टाइम दिया मुझे, घंटा है ना, 1 घंटे और तो 1 घंटे और 5 मिनट, इसके लिए मेरे भाई आप सभी का दिल से आभार। ठीक है मेरे भाई, आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। ठीक है, चलो।